हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2। सो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। सो इट इज work done in bringing unit positive charge from one point to other point. Is for example, we are having point A. At that point, potential is VA. At B point, potential is VB. So we have to shift this positive charge, right, from B to A. So VB minus VA is equal to WAB, because this positive charge Q has value which is 1 unit. So 1. So positive Q charge is 1. That's why we are having only WAB. Otherwise, a real formula, that is Q into WAB. So Q will be there because VB greater than VA. Now electrostatic potential at B. So let VA is equal to 0. मान लो कि एक पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अगर एक पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वहां पर पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो कोई और नहीं होगा चार्ज। तो वहां पर V इज इक्वल टू 0। सो देन VB इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू B, क्योंकि हम लोग जो भी चार्ज है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से B पॉइंट तक ला रहे हैं। तो इनफाइनाइट से B तक लाने के लिए जो भी वर्क डन है वही उसका पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट, यहाँ पर तो B की बात हुई, बट कोई भी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो जब कभी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट पे लाने के लिए जो भी वर्क करवाते हैं वही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई। तो in general, electrostatic potential at a point is work done in bringing positive charge from infinity to point. So formula is V is equal to W upon Q. W is work done and Q is that charge. Now potential difference is the line integral of electric field. अब हमें ये प्रूव करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैसे है। तो मान लो कि हमारे पास जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस बाय चार्ज 1 कूलम एट पी। सो F इज इक्वल टू 1 कूलम इंटू ई, क्योंकि फॉर्मूला है फोर्स की। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो चार्ज अगर 1 कूलम है तो 1 कूलम यहाँ पर लिखा और E एज इट इज। राइट। सो नाउ work done in moving the charge from P through a small distance dl against the force, so that dw is equal to F into dl. राइट। क्योंकि वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू डी एल, डी एल इज डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला देखी, फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू ई। तो यहाँ पर F की जगह पे E डायरेक्ट लिख लिया एंड डी एल एज इट इज। तो दैट्स वाई जो डी डब्ल्यू हुआ वो हुआ E इंटू डी एल। तो अब मुझे जो भी वर्क डन चाहिए चार्ज को ए टू बी ले जाने के लिए, सो दैट वर्क डन डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, क्योंकि वहां पर जाना है ए टू बी तक। सो माइनस इंटू ई डी एल। अब माइनस चार्ज, तो यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जो भी वर्क हो रहा है वो फोर्स के ऑपोजिट है। मान लो कि हम इंफाइनाइट से ए पॉइंट पे ले जा रहे हैं किसी चार्ज को, तो ए पॉइंट पे भी कोई चार्ज होगा। तो उस चार्ज को जब हम लोग क्यू के पास ले जाएंगे तो वहां पर फोर्स जो कि वर्क के ऑपोजिट होगा। तो वर्क मतलब मोशन क्यू के डायरेक्शन में, बट फोर्स उसके ऑपोजिट है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन है। सो नेगेटिव ई इंटू डी एल। अब डब्ल्यू ए बी ओवरऑल क्या है? वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डी एल, राइट. तो अब मान लो कि जो हमारा पॉइंट वी ए है, तो वी ए पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वी ए तो जीरो हो जाएगा. तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, राइट, ई डी एल. So electric potential is the negative line integral of electric field. And yes, WFDL. तो W की फॉर्मूला हमें पता है, W is equal to F dot D. Actually it formula is vector F dot vector D. But because of dot product here, we can write FD cos theta. And theta is the angle between F and D. So that's why W is equal to F into D. अगर हमारे पास dl डिस्टेंस है तो W की फॉर्मूला हो जाएगी F इंटू dl, क्योंकि cos थीटा रिमूव हो चुका है. नाउ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब सब कुछ पोटेंशियल के बारे में फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर एक Q चार्ज है. Q चार्ज के अकॉर्डिंग P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा. सो पहले तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंपल फॉर्मूला है के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. सो यहाँ पर एल जितना डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर होगा. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी फाइंड करने की फॉर्मूला है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर ई डी एल, क्योंकि हम जो भी पॉइंट, जो भी चार्ज हम लोग ले यहाँ पर रखने वाले वो इनफाइनाइट से आया है. सो इंफिनिटी टू आर ई डी एल. अब ई की जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है वो इस इक्वेशन में रखेंगे. सो यहाँ पर हमें मिलेगा नेगेटिव इंफिनिटी टू आर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एल स्क्वायर बिकॉज ऑफ हियर इंटू डी एल एज इट इज इंटू डी एल. अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल गए. अब अंदर बचा एल स्क्वायर, तो वो ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू आ गया इंटू डी एल. सो एल माइनस टू इंटू डी एल. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दैट. इंटीग्रेशन मीन्स पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1. सो दैट मीन्स नाउ that is minus 1 upon L upper limit R lower limit alpha. So minus minus, so this becomes minus Q upon 4 pi epsilon 0 bracket minus upper limit minus minus plus 1 upon infinite. So here now negative negative positive, so we are left with this equation because 1 upon infinite will be 0. So only this equation will be there at last, and that is electric potential due to a point charge at r distance. So now ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया वो एयर एटमॉस्फेयर या फिर वैक्यूम के लिए फाइंड किया. बट अगर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, तो अगर हम ये पोटेंशियल कोई मीडियम में फाइंड कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन r, वो फॉर्मूला हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. सो अब एक स्फीयर है, राइट, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 कूलम उसका चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल अब फाइंड करना है कि उसका पोटेंशियल क्या होगा. तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻11 वोल्ट. तो उस स्फीयर का जो भी पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू दैट चार्ज, दैट इज 9 × 10⁻11 वोल्ट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा. तो पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि पोटेंशियल अपॉन लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज 0, अगर E 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 एट दैट पॉइंट. सो E 0 है तो माइनस dV/dl भी 0 है, तो फिर पोटेंशियल वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि
ये आंसर अगर 0 है तो ये कांस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये 0 होगा, तो इसीलिए v इज कांस्टेंट। सो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाया है, जैसे कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, राइट, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो ये v का ग्राफ है, ये e का ग्राफ है, दोनों ही यहाँ पर सरफेस पे पहुंचे हैं, फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं वापस वो डिक्रीज होते जाते हैं, यहाँ पर भी वापस वो डिक्रीज होते जाते हैं, तो ये स्फीयर है। तो स्फीयर के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो स्फीयर के अंदर वो कांस्टेंट है, राइट, और फिर वो आगे बढ़ के फिर वो ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो के नज़दीक पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्लोप से ज़्यादा होगा, राइट। तो स्फीयर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगा अंदर की तरफ, और जो पोटेंशियल होगा वो तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, और बाहर आके फिर दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पर से डिक्रीज होते जाएंगे, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो फॉर्मूला होगी v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, बिकॉज दे आर इन मीडियम, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो p है हमारा डायपोल मोमेंट, तो हमने यहाँ पर a पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया, राइट। सो cos थीटा मतलब एंगल बिटवीन डायपोल एंड दैट लाइन, दैट आर लाइन, वो है हमारा एंगल। तो अगर वो 0 है तो cos 0 विल बी 1, सो ये हमारी फॉर्मूला निकल कर आ जाएगी 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। सो ये एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री हो गया, तो वहाँ पर थीटा 90 डिग्री, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मिलेगा क्योंकि cos 90 विल बी 0। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। अब व्हाट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ अ डायपोल, मिड पॉइंट पे फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पर O हमारा मिड पॉइंट है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब के E प्लस E माइनस, मतलब के पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव में आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और नेगेटिव में इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो दोनों के फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दोनों को ऐड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर। ई नेगेटिव की भी सेम होगी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, सो 2 × 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर। अब बारी है पोटेंशियल की, कि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल में अब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर वैल्यूज में जो भी हम लोग चार्ज लेने वाले हैं उस चार्ज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव, तो इसीलिए पोटेंशियल वहां पर 0 हो जाएगा। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन मिड पॉइंट ड्यू टू डायपोल। नाउ कैपेसिटर, तो बेसिकली पहले कैपेसिटर क्या है। जब कभी भी दो कंडक्टर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट करें तो उस सिस्टम को कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि वो एबल है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होगा, और मैं दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूँ कि अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है अगर उसको रिमूव करें इस फॉर्मूला से, तो एक तो इज इक्वल टू साइन आ जाएगा और वो एक कांस्टेंट लेके आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो मीनिंग है वो है
कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू सी क्यू, राइट। वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखी है, बट यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। प्रिंटिंग मिस्टेक में ये सही है कि V प्रोपोर्शनल टू Q, बट हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q प्रोपोर्शनल टू V में फिर हम एक कांस्टेंट लेके आएंगे और फॉर्मूला बनेगी Q इज इक्वल टू सी वी, नॉट दिस V इज इक्वल टू सी क्यू। सो दिस इज अवर राइट इक्वेशन, Q इज इक्वल टू सी वी, और C को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। अब सबके हम लोग यूनिट्स लिखेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कूलम का यूनिट है 1 फैराडे, जो कैपिटल F यूज होगा। यहाँ पर स्मॉल f दिया है, बट उसको हम लोग कैपिटल F यूज करेंगे। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू, फिर Q, यहाँ पर Q है, राइट। तो Q का जो यूनिट है वो है 1 कूलम, और नीचे वोल्ट है, उसका यूनिट है 1 वोल्ट। सो ये हमारी राइट फॉर्मूला है, नहीं कि ये, राइट। तो ये सारे अंदर चेंजेस है। अब जबकि आपके पास एक ग्राफ है, मतलब कि Q वर्सेस V का, और वो स्ट्रेट लाइन है, तो उस ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। तो Q वर्सेस V के ग्राफ के ऊपर से आप कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर कर। सो अगर कोई भी कंडक्टर का चार्ज डबल हो रहा है तो पोटेंशियल भी डबल होगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू Q है, राइट। सो बट अगर दोनों ही डबल हो रहे हैं बट कैपेसिटेंस स्टिल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। सो सिंगल कंडक्टर पजेस कैपेसिटेंस, यस। व्हाई? सिंगल कंडक्टर कैसे कैपेसिटेंस पजेस करेगा? कैपेसिटेंस कैसे बनता है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट से बनता है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास प्लेट, तो फिर वो कैपेसिटेंस कैसे पजेस करेगा? तो नेगेटिव को हमें लेना है कि वो कहीं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो वो पॉजिटिव और इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला नेगेटिव, वो दोनों मिलकर यहाँ पर कैपेसिटेंस बना रहे हैं। तो ऐसे हम लोग उसको कैपेसिटेंस मान सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, अब an earth capacitor is placed near a charged conductor and capacitance of the charged conductor increases। तो जैसे ही हम लोग किसी कंडक्टर को अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट, तो जो भी चार्ज कंडक्टर है उसमें कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटी है स्टोर करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। तो अर्थिंग से हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर यूज ऑफ अर्थ कंडक्टर कैसे बढ़ता है? तो वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। अगर पोटेंशियल किसी तरीके से डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अर्थिंग करके V को डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। सो ये फॉर्मूला जो है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर V डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, और अगर Q हम लोग इंक्रीज करते हैं तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके हैं कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, एक तो चार्ज को बढ़ाओ और पोटेंशियल को घटाओ। पोटेंशियल को घटाने के लिए उसको अर्थ कर दो, जैसे कि यहाँ पर किया है, राइट। और चार्ज को बढ़ाएंगे इंडक्शन के तरीके से। तो अब स्फेरिकल कैपेसिटेंस, अगर कोई स्फीयर है तो उसमें कैपेसिटेंस कैसे स्टोर होगा, कैसे उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे? तो अगर ये स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, सो r रेडियस, तो उसके कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r, राइट। तो इस फॉर्मूला से उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, बट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r, ये पोटेंशियल है। तो C प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस मतलब के हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए C प्रोपोर्शनल टू R। तो जितना स्फीयर बड़ा होगा
उतना ही उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, राइट। सो सेकेंड प्लेट जब कभी भी, मतलब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें सेकेंड प्लेट को हम लोग अर्थ कर देंगे तो क्या होगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसको अभी हमें समझना है। तो हमने क्या किया है, एक तो सरफेस कैपिटल ए सरफेस एरिया वाले प्लेट लिए दो, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस डी रखा और P1 का जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यों रखा और P2 का जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यों रखा। तो दोनों का चार्ज सेम है बट साइन डिफरेंट है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट तो दोनों सेम होगी बट पॉजिटिव नेगेटिव का सिर्फ डिफरेंस होगा, बट यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ दैट प्लेट। तो यहाँ पर Q को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो Q इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू कैपिटल ए। अब हमने आगे पढ़ा था कि दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है, तो एग्जैक्ट उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज V इज इक्वल टू ED। तो दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला तो हमें पता है, रखो इसमें। तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी होगा। अब हमारे पास मेन फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला। Q, तो Q को रखो इस फॉर्मूला के अंदर और V को रखो इस फॉर्मूला के अंदर, दोनों को रखें तो हमें फॉर्मूला मिलेगी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। तो सिग्मा सिग्मा ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे, राइट, ये कैंसिल हो गए। तो एप्सिलॉन जीरो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में, वो जाएंगे न्यूमरेटर में। सो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। सो जब कभी भी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ध्यान में लेंगे तब उसका कैपेसिटेंस फाइंड करने की ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, राइट। सो दैट इज कैपेसिटेंस फॉर्मूला। अब जब कभी भी हम लोग प्लेट्स के बीच कोई एक मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला देखी एप्सिलॉन जीरो वाली, यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है या फिर वैक्यूम है ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर मैंने उन दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला एक मीडियम रखा तो वहां पर कैपेसिटेंस की फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी होगा, राइट। तो थोड़ी फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होगी, ओके। अब हमें एक कैपेसिटर ध्यान में लिया, उस कैपेसिटर के बीच एक T थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा वो फाइंड करना है। तो एज इट इज दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस जो है वो D जितना है। तो अब नया जो V डैश है, मतलब कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल वो होगा V डैश इज इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी, क्योंकि विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब इसके बिना, इस डिस्टेंस के बिना हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इतने ही है और इतना मतलब कि डी माइनस टी जितना, तो तब का जो पोटेंशियल है वो इतना मिलेगा। दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एज इट इज रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी। अब नया जो कैपेसिटेंस है C डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो Q एज इट इज सिग्मा इंटू ए चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। V यहां से उठाकर इस फॉर्मूला में रखा तो हमें ये मिला, तो वो हो गया हमारा C डैश। अब ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो एप्सिलॉन जीरो ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन जीरो ए एज इट इज, और यहाँ पर D माइनस टी बचा। तो D माइनस टी में मैं D को सब्जेक्ट बनाता हूँ, D बाहर आ गया तो 1 माइनस टी बाई डी हो गया, राइट। तो ये जो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी है वो तो एक इक्वेशन बन गया कैपेसिटेंस का, आगे हमने देखा था। तो उसके जगह मैं C लिख सकता हूँ यहाँ पर ये। अब फॉर्मूला एज इट इज रह जाएगी 1 माइनस टी बाई डी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल गई कि जब कभी भी
हमने कोई भी प्लेट्स अंदर रखी हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगी सी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। तो यहाँ पर जो सी है वो तो नॉर्मल कैपेसिटेंस है, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा था तब का कैपेसिटेंस। टी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस और डी है दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। सो अगर टी और डी दोनों सेम हो गए तो सी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें सी को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो जितना हो सके उतना जो थिकनेस है, थिकनेस और दोनों प्लेट का डिस्टेंस जो है दोनों को सेम रखना है, तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ when insulating slab of thickness T is placed between the plates, right? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर से वही इंसुलेटिंग स्लैब रखेंगे, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो V डबल डैश इज इक्वल टू ई डी माइनस टी, वो एक फॉर्मूला है, और दूसरा है E इंटू टी बाई एप्सिलॉन आर। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो अंदर ऐड हो चुका है। किस वजह से ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, राइट। सो अब हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, ई की, मतलब दोनों में ई है तो ई की जगह पे मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिख सकता हूँ। अब जो बाकी बचा वो एज इट इज रखा, राइट। सो सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी डबल डैश, और क्यू है हमारा सिग्मा ए और वी डबल डैश तो वो हमने नीचे रखा, मतलब कि वो वी डबल डैश हमारा यही है, तो ये और कुछ नहीं वी डबल डैश है। सिग्मा सिग्मा गेट्स कैंसल्ड आउट, एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो एप्सिलॉन जीरो इंटू ए वो हमारी फॉर्मूला होगी। तो एप्सिलॉन जीरो इंटू ए और एप्सिलॉन आर को यहाँ पर एलसीएम बनाया, तो एलसीएम बनाएंगे तो एक तो डी को मिलेगा, फिर टी को भी मिलेगा, और टी तो एज इट इज रहेगा, और एप्सिलॉन आर यहाँ से ऊपर भी जाएगा, तो एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। तो फॉर्मूला होगी एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर डी माइनस एप्सिलॉन आर टी प्लस टी। अब यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ए, डी को कॉमन लिया, राइट, क्योंकि यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए प्रिंटिंग मिस्टेक से रह गया, तो कैपिटल ए तो हैज इट इज है ही, तो डी ब्रैकेट एप्सिलॉन आर 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी। सो सी डबल डैश एप्सिलॉन आर इंटू सी अपॉन एप्सिलॉन आर 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा जो वो है एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर सी अपॉन एप्सिलॉन आर, राइट। सो जब कभी भी हमारा जो टी और डी है दोनों सेम होंगे तो सी डबल डैश बचेगा एप्सिलॉन आर इंटू सी, क्योंकि ये जो टर्म है एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो कैपेसिटेंस तब हमारा इंक्रीज होगा। तो ये था हमारे फैराडेज का एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि जहां पर पोटेंशियल सेम हो, मतलब कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मिले ही नहीं। जैसे कि मैं एक पॉइंट यहां पर लेता हूं, राइट, एक पॉइंट यहां पर लेता हूं और एक पॉइंट यहां पर लूंगा, तो दोनों में इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देयर इज नो इक्विपोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देन दैट whole surface is called equipotensial surface। सो यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स बताई है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर जो डॉटेड प्लेन्स बताए हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को पे जो भी पोटेंशियल फाइंड करूँ और यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करूँ, दोनों का सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर मान लो पोटेंशियल है 5, तो यहाँ पर पोटेंशियल 8 हो सकता है, बट प्लेन पे सभी पॉइंट पे वो 5 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लेन पे सभी पॉइंट पे वो 8 ही रहेगा। सो नाउ
in figure, work done in a moving charge q from a to b. अब ये हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब कि सारे पोटेंशियल सेम है उस सरफेस में, और ऐसे टाइम पे जब हम q चार्ज को a टू b ले जा रहे हैं तब कितना वर्क डन होगा। तो फॉर्मूला है Va माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन विल बी जीरो। तो जब कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे कोई दूसरा, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चार्ज ले जा रहे हो तो वहां पर सेम पोटेंशियल की वजह से वर्क डन जीरो होने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी वर्क डन मिलने वाला नहीं है। देन वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो W इज इक्वल टू क्यू वी, ये वर्क डन की फॉर्मूला है। Q चार्ज को ले जा रहे हैं V पोटेंशियल पे, तो वो वर्क डन एक स्टोर्ड हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी भी होगी, तो वो जो स्टोरेज है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v को मैंने सब्जेक्ट बनाया कि जिससे हमें चार्ज की स्पीड पता चले, तो v सब्जेक्ट, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू वी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ v स्क्वायर पहले सब्जेक्ट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू क्यू इंटू वी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड अपॉन m, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स अस दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन हमें मिलेगी एट लास्ट। सो नाउ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो दो चार्ज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होगी सिंपल, V इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल पोटेंशियल में सिर्फ एक चार्ज बढ़ जाए जो दूसरा चार्ज है वो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वैल्यू दैट वी नो। अब जब कभी भी हम लोग कोई डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। हमने आगे देखा था थीटा एक एंगल है पी और ई के बीच का, मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दैट इज थीटा। मान लो कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट। सो इसीलिए यहां पर हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू थीटा। अब एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन उसकी फॉर्मूला फिक्स है, एज पर सिंपल हार्मोनिक मोशन अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अब हमारे पास टाउ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये जो फॉर्मूला है अल्फा, इसको अगर इस इक्वेशन में रखेंगे टाउ की फॉर्मूला में, और टाउ की एक फॉर्मूला तो हमारे पास है ही पी ई थीटा, तो सबको कंपेयर करेंगे। पहले तो ये एक फिक्स कर लेते हैं, और टाउ की मैं यहाँ पर नई इक्वेशन बना रहा हूँ, टाउ इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा, अल्फा है डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। अब लेफ्ट हैंड साइड जो टाउ है वो यहाँ पर मैं अगर रखूं तो होगा पी ई थीटा इज इक्वल टू आई इन टू डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, राइट। सो डी टू थीटा अपॉन डी टी टू को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, पी थीटा अपॉन आई नीचे चला जाएगा। अब यहां पर नेगेटिव साइन आया, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टॉर्क डिक्रीजेस एज थीटा बिकॉज टाउ इज डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा। इफ थीटा इज डिक्रीजिंग देन
tau is also decreasing. So this is how this formula comes. So here there is equal to sign also is there. So अब ये पूरी टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस pe अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये जो फॉर्मूला है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होती है वो ओमेगा स्क्वायर थीटा होती है. तो d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर मिला हमें पी अपॉन आई. अब पूरे इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकाले तो अंडर रूट पी अपॉन आई मिलेगा, राइट. तो वो है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. ये हमारा ओमेगा है. अगर उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो ओमेगा की फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. सो न्यू को अगर सब्जेक्ट बनाए तो ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा. तो ये रहा ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो इसीलिए इस इक्वेशन में 1 अपॉन 2 पाई ऐड हो जाएगा. तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई. ओमेगा इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड न्यू इज अवर फ्रीक्वेंसी. So this is our frequency formula now. Now frequency is nothing but reciprocal of time period. तो इसी का हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है. मतलब कि क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई का 2 पाई हो जाएगा और अंडर रूट आई अपॉन पी हो जाएगा. तो ये हमें डायरेक्टली टाइम पीरियड देता है, राइट. नाउ पीई ऑफ अ डाइपोल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की क्या होगी. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क डन की. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा. ये एक फॉर्मूला है. कैसा फॉर्मूला है, फोर्स जैसा फॉर्मूला है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हियर वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टाउ फॉर्मूला वी डिस्कस दैट इज पी sin थीटा इनटू डी थीटा एंड थीटा चेंजेस फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2. So here sin theta integration, because p is constant, take it outside. So pe integration sin theta d theta theta 1 to theta 2. अब sin theta का होगा cos theta. So pe minus cos theta upper limit theta 2 lower limit theta 1. सो माइनस को बाहर निकालो तो माइनस पीई यहाँ पर होगा कॉस थीटा अपर लिमिट थीटा 2 लोअर लिमिट थीटा 1. सो अब ये जो फॉर्मूला है उसको यहाँ से सिंप्लीफाई किया है. मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो जब कभी भी थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 थीटा है तो थीटा 1 90 मतलब कि वो तो 0 हो गया. तो cos थीटा 2 एज थीटा. सो cos थीटा एज इट इज. बट अगर थीटा 2 0 है तो हमारे पास बचेगा u इज इक्वल टू माइनस पीई. तो ये हमारा 0 होगा तभी यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस पीई बचा. तो वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट. डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. देन polar and non-polar dielectrics is for example insulators. So polar dielectrics, in each atom the two centers of charges do not coincide. क्योंकि दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा. It has permanent dipole moment. In an external electric field it experiences torque. क्योंकि कुछ डिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पर टॉर्क भी लगेगा. और पोलर के एग्जांपल है H2O NH3. नॉन पोलर में तो इन ईच एटम द टू सेंटर्स ऑफ चार्ज कोइंसाइड. दोनों ही चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं. मतलब कि कोई डिस्टेंस ही नहीं है. डिस्टेंस नहीं है इसीलिए इट हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट.
or in an external electric field it experience induced dipole moment H2N2O2. So positive center of charge produced by protons and negative centers of charge produced by electrons. So जब कभी भी हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो induced dipole moment takes place in an external electric field in each non-polar dielectric atom. Positive center of charge and negative center of charge are separated a small distance. तो वहां पर नॉन पोलर में भी डिस्टेंस क्रिएट होगा क्योंकि हमने अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा है, तो फोर्स की वजह से वहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस हमें मिलने वाला है. देन क्वेश्चन इज पोलराइजेशन. So electric polarization, that induce dipole moment in non-polar dielectric in an electric field. So non-polar dielectric में जब कभी भी कुछ डायपोल मोमेंट मिले, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो जो सेपरेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? सो E इज इक्वल टू E0 अपॉन R, और E0 हमारा एक्सटर्नल फील्ड है. सो एक्सटर्नल फील्ड E इज इक्वल टू E0 अपॉन एप्सिलॉन R, ये हमारी फॉर्मूला है. सो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, राइट. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी सीन ओनली ऑन द सरफेस. तो जीरो क्यों होगा? तो उसका रीजन सेकंड में ही दे दिया कि जो चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर होगा, ना कि अंदर. आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे सभी जगह पे जो भी पोटेंशियल होगा वो सभी जगह पे सेम होगा. नाउ dielectric constant of an conductor, so epsilon r is equal to E0 upon E. so external electric field और inside electric field दोनों के रेशियो की वजह से हमें जो भी कांस्टेंट मिलेगा वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा. कंडक्टर के लिए E0 होता है, तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होगा. So what is the capacitance of a parallel plate capacitor of n plate? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी n प्लेट है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो उसका कैपेसिटेंस फाइंड करने की ये फॉर्मूला है C इज इक्वल टू n-1 इंटू एप्सिलॉन 0 a बाई डी. क्यों? मान लो कि मेरे पास 3 प्लेट्स है, तो इन 3 प्लेट्स की वजह से कितना कैपेसिटेंस मिला? 1 और 2 ही कैपेसिटेंस मिला. तो इसीलिए यहाँ पर 3 की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन 0 a बाई डी. अगर मेरे पास मान लो कि 4 प्लेट्स है, कितने कैपेसिटेंस होंगे? 3 ही होंगे, तो यहाँ पर 3 होगा तो 3 एप्सिलॉन 0 a बाई डी. तो यहाँ पर जो भी प्लेट्स होंगे उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके फिर कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं. अब जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों ही सेम है of a medium is a factor by which the capacitance of capacitor increases. तो वो इंक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से. जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे पे वो डायरेक्टली मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिपेंड करते हैं. नाउ एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग the capacitor at a particular stage. So plus or minus q be the charge, corresponding potential difference is V, hence work required to give additional charge, that is dq. So obviously जो भी work होगा वो होगा dw is equal to V dq. So V is equal to q by c, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल फाइंड करने की जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. सो V को रखो इस फॉर्मूला में, क्या मिलेगा? dw इज इक्वल टू क्यू बाई सी अपॉन डी, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, राइट. अब ये जो फॉर्मूला है
उसको हमें यहाँ पर रखना है, बट टोटल वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम 0 to Q to maximum, right? So for maximum finding total work done, we have to integrate this W because it is for smaller charge, for dq only. So integration we will get total work done, W पूरा work done मिलेगा. So integration from 0 to Q dW is equal to, अब यहाँ से उस फॉर्मूला को यहाँ पर रखेंगे डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगी 1/c इंटीग्रेशन O to Q Q dq, क्योंकि 1/c ही कांस्टेंट है और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा Q का विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो हमें फॉर्मूला मिलेगी Q²/2c. अगर चार्ज Q है तो अपर लिमिट रखेंगे तो Q²/2c कैपिटल Q² होगा, लोअर रखेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास जो भी वर्क डन होगा कैपेसिटर में, वो वर्क डन होगा यहाँ पर Q²/2c, और वो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होने वाला है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ऑल्सो Q²/2c. सो हियर सी, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है U वर्सेस V का, तो जैसे जैसे V इंक्रीज होता है U डिक्रीज हुआ, और फिर वापस V इंक्रीज होता है U इंक्रीज होता है. सो ये it depends on the from the center, right? It is inside and this one is outside. Here Q versus V. So as Q increases, V is also increases because Q is proportional to V, right? But U is not directly proportional to V. So here U is equal to half CV square. If we put Q is equal to CV, then this formula comes, right? So work done is equal to area under triangle OAB. इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा हाफ इंटू वी क्यू, और वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्म है. तो यहाँ पर अगेन मैं क्यू की फॉर्मूला में अगर सी वी रखूँ तो अगेन हाफ सी वी स्क्वायर मिलेगा. तो hence energy stored in this parallel plate capacitance system, that is half CV square. Now energy density of parallel plate capacitor, so it is energy stored per unit volume. तो energy density कुछ भी नहीं है, energy stored है per unit volume. So energy को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर ले तो वो energy density देगी. So U is half CV square अपॉन AD. सो अब यहाँ पर जो C की फॉर्मूला है जो कि ε0 A/d है, वो यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगी 1/2 ε0 A V² अपॉन DAD. तो ये जो DD दो बार है उसको अगर साथ में रखेंगे तो D² होगा, तो V/d होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये बचा, और V/d और कुछ भी नहीं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी जगह पे E² आ गया. तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला हुई हाफ ε0 E² जूल पर मीटर क्यूब. So that is energy stored in capacitor in the form of electric field per unit volume. Now combination of capacitors. First is series combination. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जो वोल्टेज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. सो फर्स्ट V1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैट इज Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2, V Q अपॉन C दैट इज इफेक्टिव. सो Q सब में कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि Q अपॉन C इफेक्टिव इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2. अब राइट हैंड साइड में से Q को सब्जेक्ट बना के वो कैंसिल करवा देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगी. अब 1/C1 1/C2 और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट C इफेक्टिव लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन अपॉन समेशन.
तो वो हमें डायरेक्ट इफेक्टिव कैपेसिटेंस की फॉर्मूला दिलाएगा। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो अगेन वो फॉर्मूला के हिसाब से Q इज इक्वल टू CV। सो Q1 मतलब C1 इंटू वी, Q2 मतलब C2 इंटू वी, राइट। तो C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 वो होगा हमारा C इफेक्टिव। सो Q की जगह पे C इफेक्टिव इंटू वी, Q1 मतलब के C1 इंटू वी और Q2 मतलब C2 इंटू वी। Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम लोग सारी वैल्यूज रखें तो सी ई इंटू वी इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। अब राइट हैंड साइड से v को कॉमन करेंगे और v को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगी C इफेक्टिव इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कभी भी कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे तो उनका सम करना है, राइट।